हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। तो हम आज स्टार्ट करेंगे सेक्शन 187। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। सेक्शन 187 में क्या बताया गया है कि अगर पुलिस ने अक्यूज को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुई, तब फिर उसकी कस्टडी को लेकर जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं और साथ साथ में इस चीज़ को देखते हैं। सबसेक्शन 1, वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी। तो आपने अक्यूज को अरेस्ट किया हुआ है और उसको कस्टडी में डिटेन करके रखा हुआ है। एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स फिक्स्ड बाय सेक्शन 58। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो विद इन 24 आवर्स कंक्लूड नहीं हो सकती, जैसा कि सेक्शन 58 ने कहा है। And there are grounds for believing that the accusation or information is well founded। और हमारे पास रीजंस हैं कि जो अक्यूज किया गया है अक्यूज्ड को जिन एलिगेशंस के साथ वो वेल फाउंडेड हैं, कि हमारे पास ऐसे कुछ एविडेंसेस हैं जिनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑफेंस है वो अक्यूज ने ही किया है। वी आर नॉट श्योर बट प्राइमा फेसी हमें ये लग रहा है सफिशेंट ग्राउंड्स है फॉर द टाइम बिंग। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो जो SHO है या IO है वो इफ़ ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो ये जो पुलिस ऑफिसर हैं IO और SHO ये क्या है, बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर नहीं होंगे। शेल फोर्थविल, अब वो क्या करेंगे, अक्यूज को अरेस्ट कर रखा है, डिटेन कर रखा है कस्टडी में, प्राइमा फेसी ग्राउंड्स है कि ये जो एक्यूजेशंस है ये वेल फाउंडेड है और इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स ख़त्म नहीं हुई है। तो इस केस में वो अक्यूज्ड को ट्रांसमिट कर देंगे टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। जो पास के मैजिस्ट्रेट हैं उनके सामने वो उसको प्रोड्यूस करेंगे। अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी हियरिन आफ्टर स्पेसिफाइड रिलेटिंग टू द केस एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज टू सच पर्सन। ठीक है, तो जो केस डायरी है तब तक का उन्होंने जो कितना भी रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है वो और अक्यूज्ड दोनों को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देंगे। सबसेक्शन 2, the magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may irrespective of whether he has or has no jurisdiction to try the case। तो मतलब यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है वो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं और नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसी मैजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को प्रोड्यूस करें जिनके सामने ट्रायल चलना है। तो जो इलाका मैजिस्ट्रेट है हम उनके सामने भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है हम उनके सामने भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। After taking into consideration whether such person has not been released on bail or his bail has been cancelled। तो देखिए, बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एक राइट है अक्यूज्ड का, उसको बेल मिलेगी चाहे वो पुलिस से बेल ले ले चाहे मैजिस्ट्रेट से बेल ले ले। नॉन बेलेबल केसेस में जो बेल है वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि सफिशिएंट रीजंस हैं कि बेल ग्रांट करनी चाहिए तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में बेल ग्रांट कर सकती है। बट अक्यूज्ड ये नहीं कह सकता कि बेल मेरा राइट है। क्यों? क्योंकि नॉन बेलेबल केसेस में बेल राइट नहीं होता अक्यूज्ड का। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला कि अगर तो उसको बेल पर रिलीज नहीं किया गया या उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है तब ऑथोराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज द मैजिस्ट्रेट थिंक फिट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 days इन द होल और इन पार्ट एट एनी टाइम। अब देखिए, अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लेंगे उससे रिमांड। तो अब रिमांड क्या है, जुडिशियल रिमांड भी हो सकता है और पुलिस रिमांड भी हो सकता है। पुलिस रिमांड में जो कस्टडी होगी वो पुलिस कस्टडी होगी, मतलब पुलिस उसको अपनी कस्टडी में रखेगी। जुडिशियल कस्टडी में पुलिस की कस्टडी नहीं होती। तो जो जेल्स होती हैं वहाँ पर उस पर्सन को रखा जाता है, वहाँ उससे कोई इंटेरोगेशन नहीं करी जाती। पुलिस कस्टडी में उससे इंटेरोगेशन करी जाती है, उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करी जाती है ताकि इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड किया जा सके। तो हमारे पास CRPC में क्या प्रोविज़न थी कि जो पुलिस कस्टडी है वो अरेस्ट से लेकर पहले 15 दिन तक मिल सकती है, मैक्सिमम 15 दिन। ठीक है, अब ये मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन थी कि वो पहले 15 दिन में से पूरे 15 दिन की कस्टडी दे दे पुलिस को या 15 दिन से कुछ कम दिन की दे दे। जो टोटल पीरियड ऑफ कस्टडी था हमारे पास CRPC में 60 days और 90 days, तो उसमें हम पूरे टाइम पीरियड में पुलिस कस्टडी नहीं मांग सकते थे।
अरेस्ट से लेकर फर्स्ट 15 डेज तक, जितने पहले 15 दिन बनते हैं अरेस्ट के बाद, उतने दिन तक की ही पुलिस कस्टडी मिलती थी। बाद में पुलिस कस्टडी नहीं ले सकती थी अक्यूज्ड की। बट यहाँ पर जब हमने BNSS की प्रोविज़न बनाई तो हमने इसको चेंज कर दिया। तो ये पहले 15 दिन में पुलिस कस्टडी लेने का कंसेप्ट था, इसको एक्सपैंड कर दिया। तो अब हमारे पास 2 तरह की डिविजन्स आ गई। जो ऑफेंसेस पुनिशेबल हैं विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मोर देन 10 ईयर्स, तो उन केसेस में जो मैक्सिमम कस्टडी हो सकती है अक्यूज्ड की वो 90 डेज़ होगी इन्वेस्टिगेशन में। उन 90 डेज़ में से जो पहले 60 डेज़ होंगे, उन 60 डेज़ में से पुलिस को किसी भी 15 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है। तो पहले क्या था कि जैसे 1 जन को अक्यूज्ड को अरेस्ट करा तो 15 जन तक की उसकी पुलिस कस्टडी हो सकती थी। अब पहले 60 डेज़ अगर ऑफेंस इज़ पुनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विद 10 ईयर्स और मोर, तो पहले जो 60 डेज़ हैं, मतलब जन हो गया, पूरा फेब हो गया, उसके बाद 1-2 दिन मार्च के आ गए, तो इन दोनों महीनों में से पुलिस किसी भी टोटल 15 दिन की कस्टडी मांग सकती है। जैसे कि जनवरी के पहले जो वीक में से 2-3 दिन की कस्टडी ले ली, फिर नेक्स्ट वीक में फिर 2-3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी ले ली, फिर फेब में हफ्ते की पुलिस कस्टडी ले ली। तो इस तरह से पहले 60 डेज़ में से किसी भी 15 दिन की पुलिस कस्टडी हम दे सकते हैं जो मैजिस्ट्रेट है। और जो ऑफेंसेस लेस देन 10 ईयर्स पुनिशेबल है, तो उनमें जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कस्टडी होगी वो होगी 60 डेज़। और उस केस में पहले 40 डेज़ में आप पुलिस कस्टडी दे सकते हो फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज़। तो देखो, ये आपको याद रखना है कि जो हमने सिमिलैरिटी रखी है CRPC के साथ BNS में, वो ये है कि जो पुलिस कस्टडी है वो आपको टोटल 15 डेज़ की ही मिलेगी। बट हमने जो रिस्ट्रिक्शन थी कि 15 डेज़ का मैक्सिमम पीरियड आपको पहले 15 दिन में ही मिलेगी, वो रिस्ट्रिक्शन हमने ख़त्म कर दी। तो पहले 15 दिन में ही आपको कस्टडी मिलेगी, वो हमने बढ़ाकर कितना कर दिया, 40 और 60 इन रिस्पेक्टिव केसेस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पुलिस को मैक्सिमम कितने दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है, दैट इज़ 15 डेज़। और अगर ऑफेंस पुनिशेबल है विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मोर देन 10 ईयर्स, तो जो टोटल कस्टडी होगी, ठीक है, वो होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 90 डेज़। उन 90 डेज़ में से पहले 60 डेज़ में 15 दिन की कस्टडी पुलिस को मिल सकती है, बाकी जो कस्टडी होगी वो जुडिशियल कस्टडी होगी। और अगर जो ऑफेंस है वो 10 ईयर से कम पुनिशेबल है, तो उस केस में जो कस्टडी है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन की हो सकती है 60 डेज़, जिसमें कि पहले 40 डेज़ में से पुलिस किसी भी 15 दिन की पुलिस कस्टडी सीक कर सकती है। बाकी जो दिन बच जाएंगे उन डेज़ के लिए अगर कोर्ट चाहे तो सिर्फ जुडिशियल कस्टडी देगी। ठीक है, तो यही चीज़ बताई गई है सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 3 में ये टाइम पीरियड की लिमिट है, तो हम सबसेक्शन 3 देखते हैं। द मैजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। ठीक है, तो टोटल जो कस्टडी है वो 15 दिन से ज़्यादा हो सकती है, पर जो पुलिस कस्टडी है वो सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हम 40 डेज़, अगर टोटल 60 डेज़ है तो उनमें से 40 डेज़, अगर टोटल 90 डेज़ है तो उसमें से फर्स्ट 60 डेज़ में देंगे। इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो। ठीक है, तो 15 दिन से ज़्यादा हम उसको जुडिशियल कस्टडी में फिर तब रखेंगे जब मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है तो हमारे लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है कि हम उसको पूरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम में डिटेन करके ही रखें, बिकॉज हमें उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है तो हम उसको रिलीज़ करेंगे जब हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि कहीं अक्यूज्ड विटनेसेस को बहला फुसला ना ले, ठीक है, जो एविडेंस है उसको टेम्पर ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे या खुद भाग ना जाए। इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम अक्यूज्ड को डिटेन करके रखते हैं अपने पास। तो अगर ये रीजंस हैं, मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि उसको अक्यूज्ड को भी डिटेन करके ही रखना चाहिए, तब जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको कस्टडी में रखेंगे, अदरवाइज रिलीज़ भी कर सकते हैं। बट नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस सबसेक्शन फॉर अ टोटल पीरियड एक्सीडिंग। तो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए वो उसको कस्टडी में रखेंगे वो लिमिट लगा दी है सबसेक्शन 3 ने। तो इन्होंने बताया 90 डेज़ की लिमिट है वियर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म 10 ईयर्स और मोर। ठीक है, तो अगर एग्जैक्ट 10 साल के लिए पुनिशेबल है ऑफेंस तब भी 90 डेज़ होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए अक्यूज्ड कस्टडी में रहेगा, जिसमें कि
पहले 60 डेज़ में पुलिस 15 दिन की कस्टडी ले सकती है। 60 डेज़ वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस, तो एनी अदर ऑफेंस में क्या आ गया, जो 10 साल से कम पुनिशेबल है या विद फाइन पुनिशेबल है, विद कम्युनिटी सर्विस है, वो सारे आ गए इस प्रोविजन में कि 60 डेज़। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 90 डेज़ और 60 डेज़, तो ये जो मैक्सिमम पीरियड है 90 डेज़ का या 60 डेज़ का, जब ये एक्सपायर हो जाएगा तब क्या करेंगे अक्यूज्ड का। एज द केस में भी द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो अक्यूज्ड को हम बेल पर रिलीज कर देंगे, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। इफ़ ही इज़ प्रिपेयर टू एंड डज फर्निश बेल, बट ये तब देंगे जब अक्यूज्ड रेडी है टू फर्निश द बॉन्ड्स, ठीक है। एंड एवरी पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस सबसेक्शन shall be deemed to be so released under the provisions of section 35 for the purposes of this chapter। तो यहाँ पर जो हम अक्यूज को रिलीज़ कर रहे हैं उसको ऐसे माना जाएगा जैसे कि उसको हमने चैप्टर 35 में रिलीज़ किया हो। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट है ना 90 डेज़ और 60 डेज़, इन टाइम पीरियड में जो पुलिस है उसको चालान पेश करना है। अगर उसने विद इन 90 डेज़ चालान पेश कर दिया तो हम इसकी जो कस्टडी है उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो जब 90 डेज़ और 60 डेज़ ख़त्म हो गए तो जो नेक्स्ट डे होगा 91st डे और 61st डे, तो अक्यूज्ड बेल एप्लीकेशन लगाएगा और उसकी जो बेल एप्लीकेशन है वो मैंडेटोरीली एक्सेप्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया कि शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो यहाँ पर हम उसको रिलीज़ करेंगे ही करेंगे। सबसेक्शन 4, नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम and subsequently every time till the accused remains in the custody of the police। तो हम जब भी अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी से प्रोड्यूस करेंगे तो उसको इन पर्सन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है, उसको प्रोड्यूस करना है। बट जब हम उसको जुडिशियल कस्टडी से प्रोड्यूस करेंगे तब उसकी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। फिर ये नहीं है कि हम जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में से उसको हर बार मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर आएँ, उस पर्पज़ के लिए हम उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोर्ट में यही होता है, अगर आप प्रैक्टिकल देखते होंगे कभी, कि जजेस फ़ोन पर अक्यूज से पूछते हैं कि ये आपका केस है और इसमें हम आपकी प्रेजेंस मार्क कर रहे हैं, तो जो भी जजेस को पूछना होता है वो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस पर पूछ लेते हैं और उसके जो सिग्नेचर्स होते हैं वो जेल से ऑब्टेन कर लिए जाते हैं बाद में, तो उसकी प्रेजेंस जो है वो नोट हो जाती है। जो कोर्ट के ऑर्डर है उसमें ये चीज़ लिख दी जाती है कि अक्यूज्ड हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड थ्रू वीसी, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस। अदरवाइज तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है कि अगर तो पुलिस कस्टडी से प्रोड्यूस कर रहे हो आप अक्यूज्ड को, फिर तो आप उसको इन पर्सन प्रोड्यूस करोगे, फिजिकल कस्टडी में से प्रोड्यूस करोगे, और अगर अक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी से प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको हर बार जेल कोर्ट लेके आने की ज़रूरत नहीं है और उसको आप वीसी से भी कर सकते हो। तो ये डिफरेंस इस वजह से रखा गया है ताकि अगर हमने अक्यूज्ड की पुलिस कस्टडी दी तो हम ये चीज़ चेक कर सकें कि कहीं पुलिस ने उसके साथ कोई टॉर्चर तो नहीं करा, क्योंकि जब उसको प्रोड्यूस करा जाएगा तो उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ को प्राइमा फेसी जो अक्यूज जज है मैजिस्ट्रेट है वो देख सकता है। अगर उसको लग रहा है कि कुछ इंजरी के निशान है अक्यूज्ड की बॉडी पर या वो उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है, तो ये पता चल सकता है कि कहीं पुलिस उसके साथ टॉर्चर तो नहीं कर रही। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम पुलिस कस्टडी से जब भी अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे तो कभी भी वीसी से प्रोड्यूस नहीं करेंगे और उसको हर बार कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा। जुडिशियल कस्टडी के केस में हम ऑनलाइन भी उसकी प्रेजेंस को मार्क करवा सकते हैं और मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसेक्शन 5, नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास नॉट स्पेसिफिकली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथोराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। तो जो सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हैं वो पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते, बट अगर उनको हाई कोर्ट ने ऑथोराइज करा हुआ है तब वो पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट इट इज़ हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 द अक्यूज्ड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर सो लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल। तो 90 डेज और 60 डेज मैक्सिमम ड्यूरेशन है अक्यूज्ड को कस्टडी में रखने के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब 90 डेज़ ख़त्म हो गए, 60 डेज़ ख़त्म हो गए, 91st डे या 61st डे अक्यूज़ ने बेल एप्लीकेशन लगा दी, नहीं लगाई तब भी हम उसको रिलीज़ करेंगे। तो अब जब उसने एप्लीकेशन लगाई 91st डे या 61st डे तो कोर्ट ने उसकी बेल को एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज लिखा हुआ है कि शैल बी रिलीज्ड।
एक्सेप्ट करने के बाद कोर्ट उससे श्योरिटी तो मांगेगी। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि तुमने बेल ली और चले जाओ, तो हम उससे कुछ सिक्योरिटी लेंगे, बॉन्ड, बेल बॉन्ड्स हम उससे भरवाएंगे, ताकि हर जो डेट ऑफ हियरिंग है उस पर उसकी प्रेजेंस को सिक्योर किया जा सके। तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि अक्यूज शैल फर्निश द बॉन्ड और बेल बॉन्ड सब्जेक्ट टू द ट्यून ऑफ लाइक 20,000 रुपीज़ इन सम लाइक सम इन केस ऑफ श्योरिटी ऑल्सो। ठीक है, तो 20,000 का उसको पर्सनल बॉन्ड देना है और 20,000 का ही उसको श्योरिटी बॉन्ड भी देना है। अब ये हो सकता है कि अक्यूज्ड फर्निश ही ना कर पाए बेल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर वो बेल बॉन्ड फर्निश ही नहीं कर पा रहा तो इस केस में हम उसको अंदर रख सकते हैं, चाहे 90 डेज और 60 डेज का पीरियड ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए बेल बॉन्ड्स फर्निश करना रिक्वायर्ड है, बिकॉज अगर हम उसको बिना बॉन्ड के छोड़ देंगे तो हो सकता है वो भाग जाए, तो फिर उसको दोबारा से कैसे पकड़ेंगे, फिर ट्रायल कैसे चलेगा, उसको पुनिश कैसे करेंगे अगर उसने ऑफेंस किया होगा तो इसलिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है। बॉन्ड्स लेने के लिए, सिक्योरिटी लेने के लिए हम उसको बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 90 और 60 डेज के अंदर रख सकते हैं। Explanation 2. If any question arises whether an accused person was produced before the magistrate as required under subsection 4, the production of the accused may be proved by his signature on the order authorizing detention or by an order certified by the magistrate as to the production of the accused person through the electronic, audio, video, electronic mean as the case may be. तो अगर ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अक्यूज्ड को कस्टडी में से प्रोड्यूस किया गया था या नहीं किया गया था, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अगर उसकी फिजिकल कस्टडी हुई थी, उसको कोर्ट में लाया गया था, तब जो कोर्ट लाइक ऑर्डर करती है, एक ब्लैंक पेज होता है, तो उस पर साइड पर अक्यूज्ड के साइन करवा लिए जाते हैं। उसके ऊपर फिर बाद में जो ऑर्डर है वो कोर्ट लिख लेती है, चाहे प्रिंट कर ले चाहे हाथ से लिख ले। तो वो जो ऑर्डर है जिस पर अक्यूज्ड के साइन है, आप उसके साथ प्रूव कर सकते हो कि हाँ जो अक्यूज्ड है उसको कस्टडी में से प्रोड्यूस किया गया था। और अगर उसको ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के साथ प्रोड्यूस किया गया था, फॉर एग्जांपल ऑन वीडियो कॉल, तो फिर जो कोर्ट ऑर्डर करती है उस ऑर्डर में कोर्ट लिखती है कि द अक्यूज्ड हैज़ बीन प्रोड्यूस थ्रू वीसी, तो वो जो ऑर्डर है हम उसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि हाँ अक्यूज्ड को कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया था। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अ वीमेन अंडर 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of a remand home or recognized social institution. तो अगर 18 ईयर्स से कम जो विमेन है वो अक्यूज्ड है और उसको डिटेन किया गया है, तो हम उसको जो डिटेन करके रखेंगे वो जेल में, पुलिस कस्टडी और जेल लाइक जो जेल है उसमें नहीं रखेंगे, उसको अलग से या तो जो रिमांड होम बने होते हैं वहाँ रखेंगे, या फिर अगर कोई रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ है, चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, तो हम उसको वहाँ रख सकते हैं, जेल में नहीं रखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। Provided further that no person shall be detained otherwise than in police station under police custody or in prison under judicial custody or a place declared as prison by central government or the state government. तो जब हम अक्यूज्ड को डिटेन करके रखेंगे कस्टडी में, तो इस प्रोवाइजर ने बता दिया कि हम कहाँ रख सकते हैं उसको, कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर कि उसकी डिटेंशन लीगल होगी। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि अगर पुलिस कस्टडी है तो पुलिस स्टेशन में रहेगा, अगर उसको जुडिशियल कस्टडी में रखना है तो उसको प्रिजन में रखेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल जेल्स हैं या स्टेट जेल्स हैं तो वहाँ पर हम उसको रख सकते हैं। ये जो प्रोविज़न है ये न्यू प्रोविज़न है, हालांकि पहले भी ऐसे ही चलता था, पर इसको एक्सप्रेसली हमने डिक्लेयर कर दिया। देन जो सबसेक्शन 6 है, इट डील्स विद सबसेक्शन 1 में हम जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर रहे थे, बट दिस इज़ पॉसिबल कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो, तो उस केस में हम जो अक्यूज़ की प्रोडक्शन है वो हम 24 से ज़्यादा तो हम अपनी कस्टडी में अक्यूज़ को रख ही नहीं सकते, हमें उसको प्रोड्यूस तो करना ही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं जहाँ पर कि हमने अक्यूज़ की अरेस्ट करी है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ये जो मैक्सिमम कस्टडी दे सकते हैं ये मैक्सिमम 7 डेज़ दे सकते हैं इन टोटल एग्रीगेट। अगर उन 7 डेज़ के बाद भी आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो और आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे, क्योंकि वो 7 डेज़ से ज़्यादा जो कस्टडी है वो ऑथोराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आप इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार। Notwithstanding anything contained in subsection 1,
टू सबसेक्शन 5, ठीक है। तो चाहे सबसेक्शन 1 से सबसेक्शन 5 तक कुछ भी लिखा गया है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन मे वेयर अ मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो जो SHO है या IO है वो ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन होम द पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैव बीन कन्फर्ड। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके ऊपर की मजिस्ट्रेट के पावर्स को कन्फर करा गया है। अ कॉपी ऑफ द एंट्री इन द डायरी हियर इन स्पेसिफाइड रिलेटिंग टू द केस, जो केस डायरी है उसको शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज टू सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो केस डायरी और अक्यूज दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देंगे। एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज टू सच एग्जीक्यूटिव एंड देयर अपॉन सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन इन सच कस्टडी एज ही मे थिंक फिट, ठीक है। तो उसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड्स है तो वो इन राइटिंग ऑर्डर करेंगे और अक्यूज को कस्टडी में भेज सकते हैं। किस कस्टडी में भेजेंगे? इन सच कस्टडी, मतलब पुलिस कस्टडी भी हो सकती है और जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है, जैसा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सही लगता है, ठीक है। फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days इन दी एग्रीगेट, एग्रीगेट माने टोटल। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं कस्टडी ऑथोराइज करेंगे वो मैक्सिमम 7 days की करेंगे, ठीक है, चाहे पुलिस कस्टडी हो चाहे जुडिशियल कस्टडी हो। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन सो ऑथोराइज्ड, और जब ये 7 दिन एक्सपायर हो जाएंगे तब द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो अक्यूज्ड को हम जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो बेल पर रिलीज करेंगे। बट इसकी क्या कोई एक्सेप्शन है? तो हाँ, वो इसके साथ ही दे रखी है। एक्सेप्ट वेयर एन ऑर्डर फॉर फर्दर डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ बीन मेड बाय अ मजिस्ट्रेट कंपिटेंट टू मेक सच ऑर्डर। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है अगर उन्होंने अक्यूज्ड की कस्टडी के लिए ऑर्डर पास कर दिया है तो फिर ये 7 days ख़त्म होने के बाद उसको रिलीज़ नहीं करा जाएगा बेल पर और उसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा। और ये जो कस्टडी होगी ये वैसी होगी जैसे कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सही लग रहा है। तो पुलिस कस्टडी भी हो सकती है और जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है। एंड वेयर एन ऑर्डर फॉर फर्दर डिटेंशन इज मेड द पीरियड ड्यूरिंग विच द अक्यूज्ड पर्सन वाज डिटेन्ड इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर्स मेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर द सबसेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3। तो जो कस्टडी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने बताई थी उस कस्टडी को हम काउंट करेंगे विद इन द टोटल डेज ऑफ 60 और 90 days जो सबसेक्शन 3 में बताया गया है, ठीक है। तो इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे कि ये कस्टडी तो सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होनी चाहिए, ऐसे नहीं। चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कस्टडी में रखा चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रखा, बट हम उस कस्टडी को काउंट करेंगे विद इन द टोटल पीरियड ऑफ 60 और 90 days। और जो पुलिस को कस्टडी देनी है टोटल 15 days की, उसमें भी काउंट होंगे ये 7 days। अगर ये 7 days के लिए पुलिस को ही कस्टडी दे रखी थी तो 7 days के बाद फिर पुलिस के पास 15 में से रिमेनिंग डेज की ही कस्टडी बचेगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अफोरसेड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस together with a copy in the entries of the diary relating to the case which was transmitted to him by the officer in charge of the police station or the person making the investigation as the case may be। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो मैक्सिमम 7 days की कस्टडी दे सकते हैं। तो वो 7 days ख़त्म होने से पहले ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सारा केस का रिकॉर्ड जो भी उनके पास प्रोड्यूस करा गया था वो सारा उस मजिस्ट्रेट को जो कि ऑथोराइज्ड है उनको भेज देंगे। तभी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो 7 दिन ख़त्म होने से पहले फर्दर डिटेंशन के लिए ऑर्डर्स पास करेंगे ना, कि अगर रिक्वायर्ड है कस्टडी तो डिटेन करके रखेंगे वरना रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से सबसेक्शन 7 अ मजिस्ट्रेट ऑथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। तो जब भी मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी देंगे तो अपने वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि हमने पुलिस को कस्टडी क्यों दी, ठीक है, और हमने जुडिशियल कस्टडी क्यों नहीं दी या फिर हमने रिलीज़ क्यों नहीं करा। तो पुलिस कस्टडी देने पर स्पेशल रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड किए जाएंगे। सबसेक्शन 8 एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विद हिज रीजंस फॉर मेकिंग इट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जब ये ऑर्डर्स पुलिस कस्टडी के कोई मजिस्ट्रेट कर रहे हैं तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपने ऑर्डर्स की कॉपी फॉरवर्ड करेंगे कि हमने पुलिस कस्टडी दी है। बट जब चीफ मजिस्ट्रेट खुद ऑर्डर कर रहे हैं पुलिस कस्टडी के तो उनको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। सबसेक्शन 9 इफ़ इन एनी केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट एज अ सम्मन केस। तो अगर कोई सम्मन केस है और मजिस्ट्रेट ने उसको ट्राई कर सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड। सम्मन्स केस है, सम्मन्स केस की इन्वेस्टिगेशन 6 months के अंदर ख़त्म नहीं हुई। द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस। तो जो मजिस्ट्रेट हैं
वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक देंगे बाय पासिंग एन ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि सम्मन केस है, मतलब दैट इज़ पुनिशेबल विद लेस देन 2 years ऑफ पनिशमेंट। तो 2 years से कम की पनिशमेंट है और उसकी आप इन्वेस्टिगेशन ही 6 months में कंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुई, उसके बाद इंक्वायरी होगी, फिर ट्रायल चलेगा, फिर हम उसको रिलीज़ करेंगे, अक्विट करेंगे या कन्विक्ट करेंगे, तो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए सम्मन केस है, छोटा केस है, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 6 months में ख़त्म करो। नहीं करोगे तो फिर जो मजिस्ट्रेट है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रोक सकते हैं कि नहीं अब इससे ज़्यादा और कितना टाइम दे आपको इन्वेस्टिगेट करने का, ठीक है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रोक देंगे और उसके बाद unless the officer making the investigation satisfies the magistrate that for special reasons in the interest of justice continuation of the investigation beyond the period 6 months is necessary। तो ये 6 months तक उनको इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करनी है। बट अगर जो ऑफिसर इंचार्ज कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन है, जो आईयू है, वो मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि हमारे पास इतने सारे रीजंस हैं जिस वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है वो ख़त्म नहीं हो रही, चाहे सम्मन केस है, तो फिर जो कोर्ट है वो इस इन्वेस्टिगेशन के पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है। बियॉन्ड 6 months भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो विद द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। सबसेक्शन 10, वेयर एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज़ बीन मेड अंडर सबसेक्शन 9। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का ऑर्डर पास कर दिया मैजिस्ट्रेट ने, तो द सेशन जज मे फील सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू हिम और अदरवाइज, ठीक है। तो सेशन जज साहब के पास एप्लीकेशन आती है, इसके अगेंस्ट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जज साहब ने, तो उसके अगेंस्ट सेशन जज के पास एप्लीकेशन चलेगी, या अदरवाइज में सुओ मोटो भी हो सकता है। तो अगर मैजिस्ट्रेट को अदरवाइज पता चल गया सेशन जज को, तो वो फिर क्या ऑर्डर कर सकते हैं, दैट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस ought टू बी मेड, कि इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो मैजिस्ट्रेट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करा है दैट इज़ नॉट करेक्ट। वैकेट द ऑर्डर, वैकेट द ऑर्डर मतलब कि उस ऑर्डर को ख़त्म कर देना। तो मैजिस्ट्रेट ने जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का ऑर्डर पास किया था उसको सेशन जज स्टॉप कर देंगे, वैकेट कर देंगे, एंड डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द ऑफेंस सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शन विद रिगार्ड टू बेल और अदर मैटर एज ही में स्पेसिफाइड। तो जो सेशन जज हैं उस ऑर्डर को कैंसिल करके मैजिस्ट्रेट वाले को खुद ऑर्डर कर सकते हैं कि पुलिस को कि आप इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करें, बट वो कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर लो बट मैं अक्यूज्ड को बेल पर छोड़ रहा हूँ, या अदर कंडीशंस लगा सकते हैं, या फिर बिना बेल पर रिलीज़ करे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कह सकते हैं। तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमें इस पर पूरा लेक्चर लग गया, बट आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और मुझे लगता नहीं है कि इसमें हमने कुछ मिस किया है, बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो काइंडली आप इस चीज़ को पूछ लेना, अपने मन में डाउट मत रखना, ठीक है। तो हमने इसमें आई गेस सब कुछ देख लिया है। हमने इसमें देखा था कि अगर 24 hours के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं ख़त्म हो रही तो हम उसको यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, बट अगर इन्वेस्टिगेशन 24 hours में ख़त्म हो जाती है तो हम उसकी प्रोडक्शन सेक्शन 187 में नहीं करते, 189 और 190 में करते हैं, ठीक है। 189 और 190 जब हमारे पास एविडेंस अभी हम आगे पढ़ेंगे कि डेफिशिएंट होता है या सफिशिएंट होता है तो हम वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एविडेंस डेफिशिएंट होते हैं कि एविडेंस हमारे पास सफिशिएंट नहीं है तो हम अक्यूज्ड को रिलीज़ कर देते हैं ना बेल पर, और अगर हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है तब फिर हम देखते हैं कि अभी उसको सफिशिएंट ग्राउंड्स फुलफिल हो रहे हैं कि उसको कस्टडी में रखना है या नहीं रखना, तो वो हम कल ख़त्म कर लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस।